Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Previous video we covered up to the February Revolution in Petrograd. Second था after February. थर्ड टॉपिक था मेरा प्रीवियस वीडियो में द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 एंड फोर्थ टॉपिक था व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो मैंने इस फोर टॉपिक के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है? द सिविल वॉर। सेकेंड टॉपिक है मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। थर्ड टॉपिक है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। फोर्थ टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक द सिविल वॉर। तो आज मैं जो आपको फर्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है सिविल वॉर। मतलब सिविल वॉर कैसे हुआ था उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसको एक्सप्लेन करूँगी। When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik. जब बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया, बोल्शेविक ने क्या किया था? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया, तब रशियन आर्मी में ब्रेकअप होने लगा। जो रशियन आर्मी थी हमारी, इसमें क्या हुआ? ब्रेकअप होने लगा। सोल्जर्स मोस्टली जो पीजेंट थे वे अपने घर जाना चाहते थे और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में वो पार्ट लेना चाहते थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स ने बोल्शेविक का क्या किया? अपोज किया। इन लोगों ने मिलकर बोल्शेविक का अपोज किया। उनके लीडर्स साउथ रशिया की ओर मूव करने लगे। जितने भी उनके लीडर्स थे वो सब साउथ रशिया की ओर मूव किए और उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज किया। बोल्शेविक से वो क्या करना चाहते थे? फाइट करना चाहते थे। 1918 और 1919 में ग्रीन्स और वाइट्स ने मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को कंट्रोल में किया। उन्हें फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ का सपोर्ट हासिल था। किसका इनको सपोर्ट मिला? सबसे पहले इनको फ्रेंच का सपोर्ट मिला, फिर अमेरिकन का, फिर ब्रिटिश का और जापानीज़, इन सब का इनको सपोर्ट हासिल हुआ। जब यह ट्रूप्स और बोल्शेविक के बीच सिविल वॉर हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ? ट्रूप्स और बोल्शेविक के बीच में क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। तो लूटिंग, बैनिलिटरी और एक फैमिन एक कॉमन बात हो गई थी। लूटिंग बैनिलिटरी मतलब कि लूट पाट होना एक आम बात हो गई थी, और फैमिन मतलब होता है कि क्रॉप्स की कोई ग्रोथ नहीं होना। मतलब क्रॉप्स की कोई भी ग्रोथ नहीं होती थी। क्रॉप्स पूरी तरह से मतलब बेकार हो चुकी थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स ने पीजेंट्स से क्या किया? अपोज किया। इससे नॉन बोल्शेविक पॉपुलर उसमें क्या मिला? सपोर्ट उनका क्या हुआ? कम होने लगा। जनवरी 2020 तक अधिकतर रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया गया। 2020 तक जितने भी रशियन एम्पायर थे उन सबको अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल किया गया। बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ने लोकल नेशनलिस्ट का जो है तो किलिंग किया। बोल्शेविक ने क्या किया? जितने भी मतलब कॉलोनिस्ट
लोकल नेशनलिस्ट थे उन सबका उन्होंने किलिंग किया या उनको मार दिया। वहाँ पर नॉन रशियन नेशनलिस्ट को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। जितने भी नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको जो सिविल वॉर के समय क्या दी गई, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। दिसंबर 1922 में बोल्शेविक ने सोवियत यूनियन मतलब कि यूएसएसआर को क्रिएट किया। दिसंबर 1922 में बोल्शेविक ने यूएसएसआर को क्रिएट कर लिया, एक तरह से बना लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। मतलब कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो थी वो किस तरह से बनाई गई या सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरह से बनी। तो ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used land to demonstration what collective work could be. सिविल वॉर के टाइम बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज करके रखा था। हमने आपको सिविल वॉर के बारे में बताया था अभी। तो उस समय बोल्शेविक ने क्या किया, जितने भी बैंक्स थे और जो इंडस्ट्रीज़ थी सबको क्या कर लिया, इन्होंने नेशनलाइज करके रख दिया। उसने क्या किया, बोल्शेविक ने क्या किया, पीजेंट्स को लैंड को कल्टीवेट करने की परमिशन दी जो कि सोशलाइज की गई थी। उसने पीजेंट जो थे उन सबको क्या किया, उसने कहा कि आप अपनी क्रॉप्स को क्या है कल्टीवेट कर सकते हैं, लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इसकी भी परमिशन जो थी बोल्शेविक ने दे दी। ऑफिशियल्स ने 5 ईयर पीरियड के टारगेट और प्लान्स बनाए। जितने भी प्लान्स बने इनके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्राइस थी उसको फिक्स किया। सेंट्रलाइज प्लानिंग से इकोनॉमिक्स ग्रोथ हुई। जितनी भी सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है उससे क्या हुआ, इनकी जितनी भी इकोनॉमिक्स ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1929 से 1933 तक 100% इंक्रीज हो गया और न्यू फैक्ट्री सिटीज़ भी क्या हुआ, सामने आ गई। रैपिड कंस्ट्रक्शन के कारण, जितना भी रैपिड कंस्ट्रक्शन हुआ उसके कारण वर्किंग कंडीशंस क्या थी, बहुत पुअर हो गई। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। Creches were established in factories for the children of women workers. Modern living codes set up for workers. Creches मतलब जो भी लेडीज़ या वुमेन्स वहाँ फैक्ट्रीज़ में काम करती थी तो उनके जो बच्चे होते थे उनके लिए जो फैक्ट्रीज़ ने कीचेस खोल रखा था कि वहाँ पर वो अपने बच्चों को छोड़ सकती थी, तो वुमेन्स वर्कर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान इकोनॉमिक वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर बाय 1927। 1928, the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. इस समय ग्रेन्स की जो सप्लाई की प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। 1927, 1928 तक सोवियत रशिया के टाउन्स में ग्रेन सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने आपको ये लाइन अभी बताई थी कि 1927 और 1928 तक जितना भी सोवियत रशिया में था वहाँ पर ग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। गवर्नमेंट ने ग्रेन का प्राइस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लेकिन जो पीजेंट्स थे उस प्राइस पर ग्रेन को
सेल करने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ग्रेन का जो प्राइस था वो पूरी तरह से फिक्स हो गया था। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, सेल करने से रिफ्यूज़ किया। लेनिन की डेथ के बाद, आफ्टर लेनिन, स्टालिन ने इसकी पार्टी को हेड किया। स्टालिन ने फर्म इमरजेंसी मेजर्स अपनाए। 1928 में पार्टी मेंबर्स ने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया का टूर किया। क्या किया इन्होंने, जितना भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया था उसको टूर किया और ग्रेन कलेक्शन ऑफ सरप्राइज किया। वहाँ के वेल टू डू पीजेंट्स, जिन्हें कुलाक्स कहते थे, कुलाक्स जो थे क्या थे, वेल टू डू पीजेंट थे, उनको कुलाक्स कहा जाता था, उन्हें रेड किया। जब ग्रेन की शॉर्टेज कम नहीं हुई तब कलेक्टिव फार्म्स का डिसीज़न लिया गया। 1917 के बाद लैंड को पीजेंट को दे दिया गया, लेकिन स्मॉल फार्म्स को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सका। मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए वहाँ के कुलाक्स को मैंने अभी बताया था कि वहाँ के जो कुलाक्स थे उनको मतलब हटाना ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग मॉडर्न फार्म्स को डेवलप कर रहे थे और लार्ज फार्म्स को इस्टेब्लिश करना नेसेसरी हो गई थी। आफ्टर दैट स्टालिन का कलेक्टिविज्म प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 1929 के बाद से पार्टी में सभी पीजेंट को कलेक्टिव फार्म्स को कल्टीवेट करने को कहा गया। पीजेंट्स ने लैंड में काम किया और प्रॉफिट को भी उन्होंने शेयर किया। 1929 और 1939 के बीच कैटिल की जो संख्या थी, कैटिल्स के जो नंबर थे वो 1/3 रह गए। जो लोग कलेक्टिविज्म के अगेंस्ट में थे उन्हें पनिश किया जाता था। बहुत से पीजेंट्स कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना चाहते थे, जिसके बहुत सारे रीजंस थे। बहुत सारे जो थे वो कलेक्टिव फार्म्स में क्या करते थे, काम नहीं करना चाहते थे, और इसके बहुत सारे उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज थे इसलिए वो काम नहीं करना चाहते थे। कलेक्टिविज्म के बावजूद प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और बेड हार्वेस्ट के कारण 1933 में बहुत बड़ी फैमिन हुई, जिसे रशिया में 40 लाख लोगों की डेथ हो गई। इस बीच में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी फैमिन आई और वहाँ पर 40 लाख लोग जो थे, 40 लाख पीपल्स थे, उनकी डेथ हो गई। कहाँ हुई ये डेथ? ये डेथ नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। तो मैं आपका लास्ट जो टॉपिक है उस पर मैं डिस्कस करूँगी और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपके साथ। तो यूरोप की सोशल पार्टीज़ में बोल्शेविक के पावर को लेने के बाद पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया था। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म। बोल्शेविक ने कॉलोनियल पीपल्स को फॉर्म करने के लिए कहा और अपने एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए कहा। बोल्शेविक ने ये सब चीज़ें कही। बहुत सारे नॉन रशियन जो कि USSR के बाहर थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट में पार्टिसिपेट किया और बोल्शेविक ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़ का नाम दे दिया और उसको एस्टेब्लिश किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक USSR ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था। 1950 तक USSR में यह माना जाता था कि USSR गवर्नमेंट रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ के फेवर में नहीं थी। वर्ल्ड के जितने भी सोशलिस्ट मूवमेंट में यह माना जाता था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बैकवर्ड कंट्री जो बहुत बड़ी पावर में आई थी वह इंडस्ट्रीज़
और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा उसने प्रोग्रेस की, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसेंशियल फ्रीडम नहीं मिली उनको, और 20वीं सेंचुरी तक यूएसएसआर की जो यूएसएसआर की जो फेमस थी वह सोशलिस्ट कंट्री में कम हो गई। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। आपका जो सेकेंड चैप्टर था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये चैप्टर्स यहीं पर एंड हो रहा है और ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है।